दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए एक निर्णय को पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि आईपीसी की धारा 506 से संबंधित है। यह निर्णय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आमतौर से हमारे उत्तर प्रदेश में धारा 506 को बेलेबल नॉन कॉग्निजेबल माना जाता है, जबकि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने हालिया निर्णय में कहा है कि धारा 506 उत्तर प्रदेश के अंदर कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल है। ऐसा क्यों कहा, यह हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन शुरू करने से पहले इस पूरे जजमेंट में कुछ खास टर्म्स जो आए हैं उन पर चर्चा कर लेना मैं समझता हूँ कि उचित होगा। जैसे कि इसमें आया है कंप्लेंट केस के बारे में धारा 2 CRPC में डिफाइन किया गया है। उसमें कहा गया है एक्सप्लेनेशन में कि अगर कोई केस रजिस्टर्ड होता है जो कि नॉन बेलेबल है, लेकिन जब आईओ द्वारा इंक्वायरी की जाती है, पाया जाता है कि ये नॉन बेलेबल नहीं बेलेबल है, तब ये स्टेट केस ट्रीट ना करके कंप्लेंट केस ट्रीट किया जाएगा, और जब ये है कंप्लेंट केस ट्रीट किया जाएगा तब इसमें आईओ महोदय कंप्लेनेंट होंगे। दूसरा, नॉन कॉग्निजेबल बेलेबल, ये तो इसके केंद्र बिंदु में ही है, जानते हैं ये आप। तीसरा इंपॉर्टेंट बात जो इसमें आएगी वो आएगी द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 और नेक्स्ट द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1932। द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1932 की धारा 10 पर ही ये सारा विवाद है, जिसको लेकर ये निर्णय है। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर अगला किरदार 1973 और इंपॉर्टेंट बात उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2 अगस्त 1989 को जारी किया गया ऑफिशियल गजेट, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, उसके बिना ये निर्णय अधूरा है। पहले इस केस के बैकड्रॉप में जाते हैं ताकि आपको केस को समझने में आसान रहे। इस केस में जो पेटिशनर हैं राकेश कुमार शुक्ला, जो कि 482 CRPC के तहत हाईकोर्ट जाते हैं अपने विरुद्ध चल रही प्रोसीडिंग को क्वैश कराने के लिए। बांदा जिले का यह मामला था। वहां राकेश कुमार शुक्ला के पड़ोसी ने इनके विरुद्ध 156(3) में एक दरखास्त दी, जो कि धारा 307, 504, 506 आईपीसी के तहत दी गई थी। मजिस्ट्रेट महोदय ने उसके ऊपर आदेश जारी किया और जांच का आदेश दिया। आईओ महोदय ने जांच में पाया कि 307 का केस नहीं बनता, तब उन्होंने धारा 504 और 506 में चार्जशीट दाखिल की। इसी से एग्रीव्ड होकर राकेश कुमार शुक्ला 482 CRPC के तहत हाईकोर्ट पहुंचते हैं। उनका कहना था क्योंकि 504 और 506 बेलेबल ऑफेंस हैं, इसलिए इसको स्टेट केस ट्रीट ना किया जाकर कंप्लेंट केस ट्रीट किया जाना चाहिए। उनके विरुद्ध मजिस्ट्रेट के यहाँ जो कार्रवाई चल रही है उसको क्वैश किया जाना चाहिए। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जब उन्होंने ये अपनी पिटीशन फाइल की, उसी के साथ उन्होंने एक केस भी कोर्ट किया, जो कि डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अनदर 2007 का एक केस है। उसमें भी कुछ इसी तरह का घटनाक्रम घटा। 307 और 504 में FIR दर्ज होती है। आईओ महोदय इंक्वायरी करते हैं। इंक्वायरी के बाद वो 307 का नहीं पाया जाना पाते हैं, 307 उसमें से डिलीट कर देते हैं। 504 में ये केस रह जाता है। अब चूंकि 504 बेलेबल ऑफेंस था, इसलिए जैसे कि बताया कि 2D के अनुसार ये कंप्लेंट केस दर्ज हुआ और आइए इसमें कंप्लेंट बनी। इन्होंने इस केस का सहारा लेना चाहा, लेकिन वर्तमान केस में चूंकि 504 अकेली नहीं थी, 504 के साथ 506 भी थी, और 506 को हाई कोर्ट ने कहा कि ये नॉन बेलेबल है। हाई कोर्ट ने इसको नॉन बेलेबल क्यों कहा? हाई कोर्ट ने यहाँ पर हवाला दिया एक नोटिफिकेशन का 777/8 9-4/87, जो कि 31 जुलाई 1989 को पब्लिश हुआ। 31 जुलाई 1989 को जो सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने पब्लिश किया था, वो कुछ जिलों के लिए था, लेकिन बाद में 2 अगस्त 1989 को दूसरा ऑफिशियल गजेट पब्लिश हुआ, जो कि पूरे उत्तर प्रदेश के लिए था, जिसमें द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1932 का हवाला देते हुए कहा गया है कि द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट सेक्शन 10 में प्रदत्त शक्तियों के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार कुछ धाराओं को उत्तर प्रदेश के अंदर नॉन बेलेबल डिक्लेयर कर सकती है, नॉन बेलेबल स्थापित कर सकती है, जबकि वो बेलेबल है। वो कौन कौन सी कुछ धाराएं थी? सेक्शन 186, सेक्शन 188, सेक्शन 189 सेक्शन 190, सेक्शन 228, सेक्शन 295A, सेक्शन 298, सेक्शन 505, सेक्शन 506 और सेक्शन 507। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने केवल सेक्शन 189 और
सेक्शन 188 और सेक्शन 506 के ही संबंध में ऑफिशियल गजट पब्लिश किया, जिसका मैंने जिक्र किया 2 अगस्त 1989 को, और कहा कि आज के बाद से अगर उत्तर प्रदेश सरकार में इन धाराओं में कोई अपराध कारित किया जाता है तो वह नॉन बेलेबल कॉग्निजेबल होगा। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है? इंटरेस्टिंग बात यह है, इस नोटिफिकेशन को जो कि 1989 का मैं बता रहा हूं आपको, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने एक निर्णय में इसको इलीगल घोषित किया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं वीरेंद्र सिंह बनाम स्टेट ऑफ यूपी, जो कि सन 2002 का मामला है। हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच के सामने मामला लाया गया। तब हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने क्या कहा, मैं उसको एज इट पढ़ देता हूं अपने वीरेंद्र सिंह बनाम स्टेट ऑफ यूपी के पैरा 6 में। सेक्शन 10 of the Criminal Law Amendment Act 1932 does not give power to the state government to amend by a notification any part of the Code of Criminal Procedure 1973. Since the Code of Criminal Procedure of 1898 has been repealed by Section 484 of the Code of Criminal Procedure, the Act 1973, we are of the opinion that Section 10 of the Criminal Law Amendment Act 1932 has become redundant. Hence, in our opinion, no notification can now be made under Section 10 of the Criminal Law Amendment Act 1932. Any such notification is illegal for the reason given above. हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने साफ साफ कहा वर्ष 2002 के अपने निर्णय में कि क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट की धारा 10 के अंतर्गत जारी किया गया कोई भी नोटिफिकेशन इलीगल है। और इलीगल क्यों कहा यह भी उन्होंने बता दिया। दरअसल द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1932 ये एक अमेंडमेंट किया गया था सीआरपीसी 1898 में। आज जो हमारे सामने सीआरपीसी है 1973, इससे पहले सीआरपीसी 1898 एग्जिस्ट करती थी। उसी में एक अमेंडमेंट किया गया था सन 1932 में, और उसी अमेंडमेंट द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के नाम से जिसको जाना गया, उसी की धारा 10 ने यह शक्ति प्रदान की थी राज्य को कि वह कुछ धाराओं को नॉन वेलेबल डिक्लेयर कर सकती है। प्रश्न यहां पर यह आया कि जब सीआरपीसी 1898 ही रिपील हो गई तब उसका अमेंडमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, और इस तथ्य को हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने वीरेंद्र सिंह बनाम स्टेट ऑफ यूपी वर्ष 2002 में स्वीकार भी किया। लेकिन आगे क्या हुआ? आगे जाके मीटा सेवक उपाध्याय वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने इस वर्तमान केस में उस अमेंडमेंट को या धारा 10 में दी गई शक्तियों को सही करार दिया। हालांकि यहाँ पर उल्लेखनीय यह है कि जिस केस का बेस बनाया है इस वर्तमान जजमेंट में, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका आधार इसको स्वीकार किया है, मीटा सेवक उपाध्याय बनाम स्टेट ऑफ यूपी, ये 1995 का वाद है। मीटा सेवक उपाध्याय बनाम स्टेट ऑफ यूपी 1995 में द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट को सही करार दिया गया, उसमें प्रदत्त शक्ति धारा 10 के अंतर्गत को सही करार दिया गया। लेकिन उसके बाद हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने वर्ष 2002 में इसको इलीगल साबित किया, इलीगल डिक्लेयर किया। जब एक जजमेंट पहले 1995 में आ चुका है, उसके बाद हाई कोर्ट ने उसको किस तरह से इलीगल डिक्लेयर किया, उसको चैलेंज आगे क्यों नहीं किया गया, ये एक प्रश्न है, ये एक सवाल बनता है। मीटा सेवक उपाध्याय बनाम स्टेट ऑफ यूपी में कहा गया कि द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट जो संशोधन लाया गया सीआरपीसी 1898 में, ये एक सुपर सेशन में लाया गया, नोटिफिकेशन सुपर सेशन में जारी किया गया, इसलिए पुराना एक्ट रिपील होने के बाद भी ये एग्जिस्ट करता है। उन्होंने कहा हाई कोर्ट ने इसी केस में कि अगर सुपर सेशन में कोई अमेंडमेंट किया गया है तब अमेंडेड एक्ट तब भी एग्जिस्ट करता है जबकि पुराना एक्ट एग्जिस्ट नहीं करता। जबकि इसी में दूसरे पक्ष का कहना था कि जब मुख्य एक्ट ही खत्म हो गया तब पुराना एक्ट किस तरह से स्टैंड करता है, इसलिए वो स्टैंड नहीं करता। द क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट की धारा 10
एग्जिस्ट नहीं करती, और इसी को आधार मानते हुए हाई कोर्ट ने पिछले निर्णय में ये कहा था कि ये अब इलीगल है, अब इसके तहत कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाएगा। लेकिन मीठा सेवक उपाध्याय वाले केस को ही सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एरीज रोगरेज वर्सेस विश्वजीत राणे सन 2017 में भी स्वीकार किया और कहा कि दरअसल द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट अपने आप में एक केवल अमेंडमेंट नहीं है, बल्कि ये एक सीआरपीसी में संशोधन करने वाले प्रावधानों का मिश्रण है। इसलिए 1932 का अधिनियम अभी भी कानूनी तौर से एग्जिस्ट करता है, भले ही 1898 रिपील कर दिया गया हो। कुल मिलाकर हाईकोर्ट की बेंच ने यही निर्णय दिया जो मीता सेवक उपाध्याय में दिया गया था कि धारा 506 उत्तर प्रदेश राज्य में नॉन बेलेबल है, कॉग्निजेबल है। यह निर्णय देने वाले जज साहब का नाम भी बताना लाजमी है। ये बेंच थी ऑनरेबल सुभाष विद्यार्थी, माननीय न्यायाधीश इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो दोस्तों, अभी भी हमारे यहाँ प्रैक्टिस चली जा रही है कि हम 506 को बेलेबल ही मानते हैं। इस निर्णय के बाद से एक कन्फ्यूजन कम से कम मेरे पार्ट पे अभी भी है। जब एक केस में हाई कोर्ट उसको इलीगल करार दे चुका है, वहाँ उस तथ्य को स्वीकार कर चुका है कि जब मूल एक्ट ही खत्म हो गया, सीआरपीसी 1898 खत्म हो गया, तब उसमें जो अमेंडमेंट किए गए थे वो एग्जिस्ट नहीं करते। लेकिन मीठा सेवक उपाध्याय केस में और फिर आगे रोड्रिक्स वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्वीकार कर लिया। यहाँ अब आपकी क्या राय है? इस केस को आप भी पढ़िएगा, देखिएगा। मैं इस केस का टाइटल बता देता हूँ ताकि आपको सर्च करने में आसानी रहे और आप भी इसको पढ़ें और इस पर अपनी राय जरूर दी। राकेश कुमार शुक्ला वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी एंड अनदर एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 482 सीआरपीसी, एप्लीकेशन नंबर 2955 ऑफ 2007, जिसमें काउंसिल थे अपीलान की तरफ से अशोक कुमार द्विवेदी और काउंसिल फॉर अपोजिट पार्टी गवर्नमेंट एडवोकेट, जैसे कि मैंने बताया इसमें जस्टिस थे ऑनरेबल सुभाष विद्यार्थी। बहरहाल अब यह स्थिति स्पष्ट हो जानी चाहिए कि धारा 506 क्रिमिनल इंटिमिडेशन उत्तर प्रदेश में नॉन बेलेबल है। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।